हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो जूनियर सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, इनमें से कौन द्विवेदी युग के कवि नहीं है, यह बताना है। तो देखिए, द्विवेदी युग का पहले तो नामकरण जो पड़ा है वह किसके नाम पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। और इसका जो समय माना जाता है वह 1900 से 1918 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, यह द्विवेदी युग का समय सीमा है। और इसमें जो कवि नहीं आते वह पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध तो आते हैं, राम नरेश त्रिपाठी आते हैं, मैथिली शरण गुप्त आते हैं, लेकिन सोहन लाल द्विवेदी जो हैं वह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। ठीक है, तो यह द्विवेदी युग के कवि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न जो है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, करते तुलसीदास भी कैसे मानद नाथ, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है, यह बताना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सियाराम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त। तो यह जो पंक्ति है तो मैथिली शरण गुप्त की है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है। यानी किस कवि को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत की उपाधि दी गई है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी या तुलसी की कला। यह प्रश्नात्मक जो उक्ति है वह किसका है। तो यह भी तुलसी की बारे में कहा गया, किसका कथन है यह बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से जो सही उत्तर है वह आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, यह जो पंक्ति है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है, कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है। तो देखिए, आदिकाल के जो भी कवि हुए, यहाँ पे चंद्रबरदाई, विद्यापति, सूरदास। सूरदास तो भक्ति काल के आते हैं, और बाकी विद्यापति भी आदिकाल में बात, तो वो पहले कवि सरापा माने गए, तो यही सबसे पुराने होंगे। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास के लेखक का नाम बताना है। ध्यान रखिएगा, हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किसका लेखक, इसके लेखक के रचनाकार कौन है। तो डॉक्टर गुलाब राय की यह कृति है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आदिकाल का समय सीमा क्या है, यह आपको बताना है। तो देखिए, आदिकाल का जो समय सीमा है वह रामचंद्र शुक्ल ने 1050 से 1375 विक्रम संवत माना है, लेकिन उसको जब ईस्वी में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 993 से 1318 ईस्वी। यह सही उत्तर है, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं कुछ और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में। यहाँ पे दिए गए बिसलदेव रासू का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है, यह बताना है। बिसलदेव रासू का जो 12 मासा विरह वर्णन है वह किस महीने से प्रारंभ होता है। तो उसका जो शुरुआत होता है वह किससे, कार्तिक महीने से, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना है। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त कौन सी रचना, यानी ऐसी रचना जिसमें अपभ्रंश का चित्रण नहीं है। तो देखिए, वर्ण रत्नाकर श्रावकाचार्य राउलवेल में तो है, लेकिन खुमाड़ रासू में नहीं है। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने जो आदिकाल का रचना है पृथ्वीराज रासो, इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद्रबरदाई, उनको प्रथम महाकवि माने हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था। तो उदासी संप्रदाय का जो प्रवर्तन किया गया था वह किसके द्वारा, यह आपको बताना है। तो श्रीचंद द्वारा यह किया गया था। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, रामचरितमानस जो तुलसीदास की रचना है 1631 में इसका प्रकाशन हुआ था, संवत 1631 में, और यह अवधी भाषा में लिखा गया है, जिसमें 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इसमें कौन सा अंगई रस है, यानी प्रमुख रस कौन सा माना जाता है रामचरितमानस का।
तो वह माना जाता है शांत रस। तो सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? ठीक है, यह आपको बताना है, यह जो रचना है वह किसका है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर क्या है उसे आपको बताना है। तो नाथूराम शर्मा शंकर की यह कृति है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, सामान्यतः द्विवेदी युग का समय सीमा क्या माना जाता है, ये आपको बताना है। तो 1900 से जो माना जाता है 1918 ईस्वी तक। ठीक है, तो या कह सकते हैं यहाँ पे 1903 से 1918 दिया है, यानी द्विवेदी युग जब सरस्वती पत्रिका का संपादन संभाले थे तब से यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे 1900 से 1918, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। यह पंक्ति किसका है, यह बताना है, यह किसकी पंक्ति है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें जो रामनरेश त्रिपाठी हैं वह इनकी पंक्ति है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है, यानी छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किसने माना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है इसमें सही उत्तर क्या होगा। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, उन्होंने सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध माना है। ठीक है, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। सुख सागर के रचयिता कौन है यह बताना है। तो सुख सागर किसकी रचना है, सुख सागर जो रचना है वह है सदाशुक लाल की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक किसे माना है। तो खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रौढ़ लेखक रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे रामप्रसाद निरंजनी को उन्होंने खड़ी बोली का प्रौढ़ लेखक माना था, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो आधुनिक काल में जो छायावाद है उसमें रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। इसमें रहस्यवाद को लिखने में जैसे महादेवी वर्मा है, प्रसाद जी हैं, तो रहस्यवाद के बारे में ज़्यादा चित्रण किया गया है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य कृति के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। हृदय का मधुभार, तो यह जो किसकी रचना है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था। तो जूही की कली जो किसकी रचना है, निराला जी की, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था, उस पर अश्लीलता का आरोप लगा कर के महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका से छापने से इनकार कर दिया था। सही उत्तर होगा यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, यहाँ पे सही उत्तर होगा श्रीधर पाठक, यानी श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का प्रथम आचार्य माना गया है, किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल द्वारा, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है, यह आपको बताना है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो वह परिभाषित किया किसने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, सरोज स्मृति 1935 की रचना किसने की है। सरोज स्मृति किसकी रचना है, 1935, जो अपनी पुत्री की याद में लिखा गया है, तो वह लिखा गया किसके द्वारा, निराला के द्वारा। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है, यह आपको बताना है। तो अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से जो प्रभावित कवि हैं वह छायावाद के सुमित्रानंद पंत हैं, जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, यह आपको बताना है। तो यह आदिकाल की रचना है और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, राम सिंह। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, रावरे रूप की रीति अनूप नए नए लागत ज्यो ज्यो निहारियो, इस पंक्ति के रचयिता कौन है। रावरे रूप की रीति अनूप नए नए लागत ज्यो ज्यो निहारिये,
यह जो पंक्ति है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पंक्ति है घनानंद का। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी कितनी काव्य कृतियों की रचना की है? तो भारतेंदु जी ने जो काव्य कृतियों की रचना किया है वह कितना, यह आपको बताना है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो उन्होंने कुल 70 काव्य कृतियों की रचना किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मैथिली शरण गुप्त की जो पहली कविता हेमंत है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यह आपको बताना है। तो देखिए वह पत्रिका थी सरस्वती, जिसमें वह प्रकाशित हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो खड़ी बोली का जो प्रथम काव्य है, प्रथम कवि है, वह कौन है यह बताना है। तो अमीर खुसरो जो हैं वह खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। यहाँ पे सी उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति चित्रण की दृष्टि से द्विवेदी युग का श्रेष्ठ कवि कौन है? यानी ऐसा कौन कवि है द्विवेदी युग में जो प्रकृति के चित्रण को श्रेष्ठ रूप में किया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, उसमें सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निराला की जूही की कली किसका उदाहरण है? तो निराला की जूही की कली जो उदाहरण है वह मुक्त छंद का उदाहरण है। इनके इस छंद को रबड़ छंद या केचुआ छंद भी माना जाता है। तो मुक्तक छंद के प्रणेता भी माने जाते हैं। कौन? निराला जी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वह है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी? यह आपको बताना है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी थी, यह आपको बताना है। तो देखिए यह जो दिया गया था वह किसके द्वारा दिया गया था? वह दिया गया था नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं। एकलव्य नामक कृति किसका है यह आपको बताना है। तो एकलव्य नामक कृति के जो रचयिता हैं वह हैं राम कुमार वर्मा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रयी में कौन नहीं आता है यह बताना है। यहाँ पे लघुत्रयी पूछा है। तो देखिए महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी आते हैं, लेकिन प्रसाद जी नहीं आते। प्रसाद जी बृहत्त्रयी में आते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अस्पृश्यता का सही रूप क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है कि अस्पृश्यता का सही रूप क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही है, तो ध्यान रखिएगा इसे। अगला प्रश्न है, हिंदी को संयुक्त प्रांत में कचहरियों की भाषा कब बनाया गया? तो यह कब बनाया गया आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें जो सही उत्तर होगा 1900 ईस्वी में यह मदन मोहन मालवीय के प्रयासों के द्वारा कचहरियों में हिंदी भाषा को अपनाया गया था। तो यह सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। राजा शिव प्रसाद सिंह किस भाषा के समर्थक थे? राजा शिव प्रसाद, जिसे सितारे हिंद के नाम से जाना जाता है, वह किस भाषा के समर्थक है यह आपको बताना है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे बताइएगा। सही उत्तर होगा इन्होंने आम फहम भाषा तथा नागरी लिपि के समर्थक थे। सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता कौन? भूगोल हस्तामलक ग्रंथ के रचयिता कौन है यह आपको बताना है। तो भूगोल हस्तामलक के जो रचयिता हैं वह कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें से नाथ सिद्धियों में गिने जाते हैं। इनमें से ऐसे कौन से कवि हैं जो नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं? ठीक है, तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर यह नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं। सही उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? तो भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है उसमें जो भावना प्रस्तुत किया गया है वह है राष्ट्रीय भक्ति। तो यहाँ पे सही होगा राष्ट्रीय भावना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, यानी काव्य कौन सा नहीं है? वैदेही वनवास तो है, पथिक भी है, भारत भारती भी है, रसज्ञ रंजन जो दिया गया है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है। रत्नाकर कृत गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है?
तो पहले तो याद रखिएगा गंगा अवतरण किसका है, रत्नाकर का। अब पूछा है इसमें क्या, इसमें से कौन से छंद हैं, ठीक है, यानी किस छंद की रचना है, तो वह रोला छंद में लिखा गया है। सही उत्तर है सी। रोला छंद क्या होते हैं, यह सममात्रिक छंद होते हैं। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है और 4 चरण होते हैं, और साथ ही साथ इसमें 11 और 13 मात्राओं पे यति होता है, तो ध्यान रखिएगा। सही उत्तर है सी। चलिए, कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन माना गया है, इसे बताना है। कवि सम्मेलनों का बादशाह कौन माना गया है, यह आपको बताना है। तो कवि सम्मेलनों के जो बादशाह हैं वह कौन है, यह बताइएगा। तो स्नेही जी हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही है। इनका पूरा नाम आपको बताना है, तो कमेंट में बताइएगा पूरा नाम क्या है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, कौन सी प्रवृत्ति द्विवेदी युग की नहीं है। द्विवेदी युग की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है आपको बताना है। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन दिए हैं 4 आपके सामने, आपको बताना है। तो राष्ट्रीय भावना, नीति और आदर्श, इतिवृत्तात्मकता तो है, लेकिन मार्क्सवाद जो है वह प्रगतिवाद का है, ठीक है, यह द्विवेदी युग का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीरकाल कहा है। यानी आदिकाल को विभिन्न विद्वानों द्वारा अलग अलग नामकरण किया गया है। तो यहाँ पे जो पूछा गया है वह वीरकाल, वीरकाल किसने किया है नामकरण, तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द है। तो दिनकर किसका पर्यायवाची है, तो दिनकर जो पर्यायवाची है वह प्रभाकर या सूर्य का, ठीक है, सही उत्तर होगा बी। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है, यह आपको बताना है। तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह है यहाँ पे 1858 से 57 से 1900 ईस्वी। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1857 से 1900 ईस्वी। साकेत का काव्य रूप क्या है, यानी साकेत जो मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित 1931 में इसका प्रकाशन हुआ था, यह किस प्रकार का रचना है, तो यह किस प्रकार का है, प्रबंध काव्य है, ठीक है, यह कैसा है, प्रबंध काव्य है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पे, या तो महाकाव्य भी है, ठीक है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है, लेकिन प्रबंध रचना भी है। तो सही उत्तर वैसे मानिए तो होगा महाकाव्य, ठीक है, और प्रबंध शैली में लिखा है, इसे भी याद रखिएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के 8 भागों का संपादन किसने किया। कविता कौमुदी जो लिखा गया किसके द्वारा, रामनरेश त्रिपाठी द्वारा। तो इसका संपादन किसने किया था, यह पूछा गया है। तो रामनरेश त्रिपाठी द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, यह बताना है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, उसमें जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, श्रृंगार रस मंडन जो लिखा गया है वह विट्ठल नाथ की कृति है। सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला जो प्रश्न है, अविंधन में सही संधि विच्छेद क्या होगा। अविंधन में सही संधि विच्छेद बताना है, ठीक है। तो देखिए अप प्लस ईंधन से अविंधन बन जाएगा, ठीक है, अप प्लस ईंधन से अपईंधन बन जाएगा। तो याद रखिएगा सही उत्तर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, पंत की कौन सी रचना महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यानी महाकाव्य की श्रेणी में पंत की रचना कौन सी आती है आपको बताना है। तो इनका जो लोकायतन है वह किस में आता है, यह आता है महाकाव्य की श्रेणी में। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं, वच्छाधर का अंतिम ध्वनि क्या होगा। वद्धाक्षर, तो अंतिम ध्वनि पूछा गया है। तो अंतिम ध्वनि देखिए र में क्या जुड़ा रहता है, र में अ, यानी किसी भी स्वर में क्या जुड़ा रहता है, व्यंजन में स्वर जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे क्या उत्तर सही होगा आपको बताइएगा, ठीक है। वच्छाधर का अंतिम ध्वनि होती है, वह ध्वनि क्या हो जाएगी, वह हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, स्वर, ठीक है। तो र में अ जुड़ा है तो अंतिम ध्वनि हो जाएगा स्वर। चलिए अगला प्रश्न क्या है, परिवर्तन कविता संकलित है किसमें, परिवर्तन किसका है। पहले तो यह रचना है पंत जी का, अब पूछा गया कि उनके किन रचना में यह संकलित है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, पल्लव। और याद रखिएगा यह 1928 में प्रकाशित हुआ था। साथ साथ इसे छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है युग्मक ध्वनि के उदाहरण हैं। युग्मक ध्वनि क्या होते हैं? तो यानी एक ही ध्वनि दो बार यूज हो तो वो युग्मक ध्वनि हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रसन्नता में दो न आए हैं। ठीक है, यह युग्मक ध्वनि का उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। पंत के किस रचना पर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था? तो पंत की जो रचना है वह कौन सा है? तो चिदम्बराम तो आपको पता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1968 ईस्वी में, और पहले हिंदी के ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पंत जी हैं। अब यहाँ पे जो प्रश्न है सोवियत लैंड पुरस्कार किस पर मिला था यह आपको बताना है। तो इनकी जो महाकाव्य है लोकायतन उस पर इनको यह पुरस्कार मिला था। यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? अनुनासिक वर्ड की संख्या कितनी यह बताना है। ठीक है, तो देखिए अनुनासिक क्या होते हैं? जो नाक से बोले जाते हैं। यह मंगड़नम नासिका च जो होते हैं, यानी 5 उसकी संख्या है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। जो पांचों वर्ग के आखिरी अक्षर है वह अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे उसकी संख्या कितनी है? 5। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न क्या है। निराला की लंबी कविता नहीं है। तो लंबी कविता कौन सी नहीं है वह पूछा गया। पंचवटी प्रसंग, राम की शक्ति पूजा क्या नहीं है इसमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए वन बेला जो है वह उनकी लंबी कविता नहीं है। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है कौन अष्टछाप का कवि नहीं है यह बताना है। तो अष्टछाप की जो रचना की गई है पहले तो यह बताइएगा 1565 ईस्वी में विट्ठलनाथ द्वारा किया गया है। अब उसमें 8 कवि आते हैं, कौन इसमें नहीं है 4 ऑप्शन में उसको आपको बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा यह बताइएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? नरोत्तम दास इसमें नहीं आते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है मनोविकार में कौन सी संधि है? तो देखिए जब इसको विग्रह करेंगे तो बनेगा मनः प्लस विकार से वनः प्लस विकार करेंगे तब बनेगा वनोविकार। तो मनोविकार, तो मनः यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। भावुक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए जब व लगा है और यह अयादि संधि का उदाहरण है। व के पहले आधा है तो व औ से आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे भाव प्लस उक। उक में छोटा उ ही होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भाव प्लस उक से भावुक बन जाएगा। यह अयादि संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। अगला प्रश्न है घनानंद किस बादशाह के आश्रित थे? तो घनानंद किसके आश्रित से कवि यह बताना है। तो घनानंद जो आते हैं रीति मुक्त काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। यह आश्रित कवि है मोहम्मद शाह रंगीले के। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला जो प्रश्न पूछा गया है पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ समस्या पूर्ति किस कवि की है? तो यह आपको बताना है। तो देखिए पहले तो यह बताइए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है, और जो विशेषता है वह भारतेंदु युग की है। ठीक है, भारतेंदु युग की प्रमुख जो कह सकते हैं विशेषता में आता है क्या? समस्या पूर्ति। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया कि पपीहा जब पूछी हैं पीव कहाँ, यह समस्या पूर्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है प्रताप नारायण मिश्र द्वारा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पे बहादुर शब्द किस से आया है यह आपको बताना है। तो बहादुर शब्द जो आया है वह किससे? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए निराला का दर्शन प्रधान रचनाएं क्या हैं? जिसमें दर्शन की प्रधानता हो वह कौन सी रचना है? तो वह है पंचवटी प्रसंग। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उससे बताइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है जो पंक्तियाँ हैं उसको आपको मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे पंक्तियाँ जो दी गई हैं यानी पंक्तियाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो यह आप बताइएगा इसमें कौन से सही होंगे। ठीक है, कौन सा सही होगा। तो अतिमा दिया गया है, अतिमा किसका है? अतिमा है पंत जी का। ठीक है, गीत गुंज दिया गया, गीत गुंज किसका है? निराला जी का। निशीथ दिया गया, निशीथ किसकी रचना है? निशीथ जो रचना है वह राम कुमार वर्मा की, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे का। तो सही उत्तर यही है। यहाँ पे ऑप्शन से मिलाएंगे तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, यानी अष्टछाप में जो 4 शिष्य हैं वह विट्ठलनाथ के हैं और जो 4 शिष्य हैं वह
वल्लभाचार्य के। तो इसमें विट्ठल नाथ के कौन शिष्य नहीं है? तो परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास। यह ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा सही उत्तर होगा। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए परमानंद दास जो हैं वह वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, विट्ठल नाथ के नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। पुर्तगाली शब्द बताइए। तो यहाँ पे पुर्तगाली शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पुर्तगाली शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए परात जो दिया गया वह कैसा है? पुर्तगाली, ठीक है। सही उत्तर होगा सी, परात पुर्तगाली है, ठीक है। परोपकार किस प्रकार का शब्द है? देखिए जब 2 शब्दों से बनकर बना होता है कोई शब्द तो वह होता है, उसे कहते हैं यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उपकार, यहाँ पे यौगिक शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ की किस कृति का अनुवाद किया है? तो गोल्ड स्मिथ ने उनके जो सभी रचनाएं, हर्मिट, द ट्रैवलर, डेजर्टेड विलेज, उपयुक्त सभी का अनुवाद किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल में देशभक्तिपूर्ण कुंडलियाँ संकलित है, यह किसकी रचना है? यानी स्वदेशी कुंडल यह बताना है यह किसकी रचना है। तो यह राय देवी प्रसाद पूर्ण का है, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, गौशाला में कौन सा समास है? तो गायों के लिए शाला, यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? तो यह जो रचना है वह कौन सा है? वह रचना है प्रेम पथिक, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखिए। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है यह आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद को, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, बिना पलक या निमेष गिराए के लिए एक वाक्य क्या होगा? ठीक है, बिना पलक या निमेष गिराए हुए, तो इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, तो उसको कहते हैं एकटक देखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, मुहावरा का एक अन्य नाम क्या है? तो मुहावरा को किस अन्य नाम से जानते हैं? वाग्धारा, ठीक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। बीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बीन भी हूँ मैं रागनी भी हूँ, यह जो पंक्ति है वैसे तो यह महादेव वर्मा की पंक्ति है और यह नीरजा से लिया गया। सही उत्तर है सी। चलिए अगला प्रश्न क्या है वह बताइएगा। प्राची डिंगज डर में पुष्कल रवि रेखा, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति कहाँ से है वह आपको बताना है। यह किस पुस्तक से है? तो तुलसीदास से यह पंक्ति ली गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निराला की रचना है तुलसीदास, ठीक है। एकलव्य रचना किस प्रकार की है? एकलव्य जो रामकुमार वर्मा की रचना है वह किस प्रकार का है? तो वह क्या है? प्रबंध काव्य। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो प्रश्न दिया गया वह क्या है? पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी मानी जाती है? यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको बताना है पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी मानी जाती है। तो युगवाड़ी को प्रगतिवादी माना जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, यह पंक्ति किसका है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। यह जो पंक्ति है वह किसका है? यह पंक्ति है राम नरेश त्रिपाठी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन है? तो खड़ी बोली के प्रथम महाकवि पूछे तो वह हैं हरिऔध जी, ठीक है। और इनकी रचना प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। बादल राग कविता कितने खंडों में विभक्त है ये आपको बताना है। बादल राग किसका है? निराला जी का, ठीक है। यह कितने खंडों में विभक्त है आप बताइएगा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 खंडों में विभक्त है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। जो केवल एक आँख वाला है उसे क्या कहेंगे? जो केवल एक आँख वाला है उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहा जाएगा? सही उत्तर होगा एकांक्षी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जिस स्त्री का पति परदेश हो उसके क्या कहेंगे? जिस स्त्री का पति परदेश हो उसे कहते हैं प्रोषित पति का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विद्यापति की किस रचना में शिव सिंह का
वर्णन है, शिव सिंह का वर्णन किसमें है यह बताना है। ठीक है, विद्यापति की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें शिव सिंह का वर्णन है, तो वह है कीर्ति पताका। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है, तो यह बहुत प्रसिद्ध रचना है, पंक्ति है नगेंद्र जी का। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। किस कवि को के बचपन का नाम झारखंडी था यह बताना है। झारखंडी किसके बचपन का नाम है, छायावाद के कवि हैं पहली बात, वह कौन है यह आपको बताना है, प्रसाद जी हैं। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, यह किसकी पंक्ति है, तो यह पंक्ति किसका है, यह भी छायावाद की पंक्ति है, वह है पंत जी का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न क्या है उसे देखते हैं। रामप्रसाद निरंजनी की रचना कौन सी है यह बताना है। तो रामप्रसाद निरंजनी की रचना यहाँ पे कौन सी है, तो भाषा योग वशिष्ठ। ठीक है, प्रेम सागर लल्लू लाल का है। ठीक है, चलिए रानी केतकी कहानी की भाषा क्या है, रानी केतकी किसके द्वारा लिखा गया है, मुंशी ईसा अल्लाह खां द्वारा। यह किस भाषा में है, तो खड़ी बोली में। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है मिश्र बंधुओं ने, यह आपको बताना है। तो उन्होंने गोरखनाथ को माना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी थे वे कहाँ के रहने वाले थे, तो लल्लू लाल कहाँ के रखने वाले थे, आगरा के। ठीक है, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा या पद्य समझा जाता था। यह कथन किसका है। ठीक है, यह चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, यह कथन किसका है। सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सुकवि उपाधि किस कवि को दी गई, यह आपको बताना है। सुकवि किस कवि को कहा गया है, तो अंबिका दत्त व्यास को कहा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। साहित्यकारों एवं पत्रकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था, तो उनको 1880 में भारतेंदु के उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न क्या है, द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा क्या है, तो द्विवेदी युग में जो भी काव्य की भाषा थी वह खड़ी बोली में रचनाएं होने लगी थी। तो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, छायावाद की पहली रचना क्या मानी जाती है। छायावाद की जो पहली रचना है वह क्या है, तो झरना जो 1918 में प्रकाशित है, प्रसाद जी की रचना, उसे हिंदी छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का प्रयोग सर्वाधिक किया है, तो संवाद शैली का प्रयोग किसने किया है, तो निराला जी ने ज़्यादा किया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यह 100 प्रश्न थे जो हम लोग देखे, उसके बारे में डिस्कस किए। तो इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा और प्लेलिस्ट में जा कर के अनेक वीडियो पढ़े उसे भी आप देखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।